डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम फिर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले मॉलिक्यूल्स हमने सारे माइक्रो और मैक्रो कंप्लीट कर लिए। हमने मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। तो जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ये क्या है? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमारी पूरी जो बॉडी है वो कितने टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बनी होती है। अब हमने यहाँ पे देख लिए, सबसे पहले अगर मैं बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करती हूँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेट्स सपोज सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम डाइजेशन प्रोसेस का। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम रोटीज खाते हैं, चपाती, राइस, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स खाते हैं। बट क्या हमारे सेल को वैसे मिलता है? इसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है। ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता चला जाता है, अल्टीमेटली हमें मोनोसेकेराइड्स मिल जाते हैं। दैट इज फाइनली, लेट्स सपोज हमें ग्लूकोज मिल गया। सिमिलरली हम ऑयल खाते हैं, बटर खाते हैं, लेकिन हमें उसका छोटा पार्टिकल मिलता है। हमको फैटी एसिड्स में हम तोड़ देते हैं उसको। हम कोई चीज खाते हैं प्रोटीनिशियस, जैसे हम पीनट बटर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, तो हम प्रोटीन्स खाते हैं। वो किस में टूट जाता है? अमीनो एसिड टूट जाता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हर चीज दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती ही जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये बड़े से छोटे में ही बदले, ये छोटे से भी तो बड़े में बदल सकता है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखो, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल सा एक सिंगल बैक्टीरियल सेल हो, एक प्रोटोजोन है, कॉम्प्लिकेटेड प्लांट्स हैं, या फिर एनिमल्स हैं, हर किसी में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स क्या हैं? ये लिविंग में है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, और इनकी अलग अलग कंसंट्रेशंस होती हैं, अलग अलग जगह ये प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर was the observation कि all biomolecules have a turnover। हर बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, बड़े से छोटे बन सकता है, छोटे से बड़ा बन सकता है। और ये सारे केमिकल रिएक्शन जो इसको चेंज करने में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हर मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट करता है एक दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल का। एक ट्रांसफॉर्म कर देता है, बेसिकली उसको चेंज कर देता है बायोमोलिक्यूल के। अब फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दो तो क्या बन जाएगा? वो अमीन बन जाएगा। देन अगर हम उसका अमीनो ग्रुप हटा देंगे एक न्यूक्लियोटाइड बेस का, सिमिलरली हाइड्रोलिसिस कर देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डाइसेकेराइड में। तो बेसिकली किसी को भी तोड़ने का मतलब है, कोई भी एक पार्टिकल है, एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि ऐसे हाथ से तोड़ रहे हैं, कोई फिजिकल फोर्स लगा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, डिहाइड्रोजनेसिस हो रहा है, उसमें से रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप के काफी सारे एग्जाम्पल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो बॉडी में होते रहते हैं। और ऐसे ही जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये सब आपस में लिंक होते हैं। अगर छोटी सी बात लेती हूँ, हमारी बॉडी यूरिन में, अगर हम मैमल्स में देखते हैं या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यूरिन में इनके क्या होता है? हमारे में मोस्टली यूरिक एसिड होता है ज्यादा, क्योंकि हम यूरिकोटेलिक होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में अमोनिया भी तो बनता है, तो हम अमोनिया तो नहीं बाहर रिलीज करते क्योंकि इसको तो काफी ज्यादा वाटर चाहिए। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए पूरी एक और ऑर्निथीन साइकिल होती है, या उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल, ये जो कि लिवर में होती है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड से दूसरा बन रहा है, दूसरे कंपाउंड से तीसरा बन रहा है, फिर कैसे ये यूरिया आके फर्दर एक्सक्रीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली सब आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक लिविंग स्टेट को लिविंग रखने में हेल्प करते हैं। ये सारे पाथवेज को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज।
ये लीनियर हो सकती है या सर्कुलर हो सकती है। सर्कुलर जैसे मैंने अभी बताया, यूरिया एक यूरिया साइकिल है, क्रेब्स साइकिल हो गई, टीसीए साइकिल जिसको बोलते हैं, ये सब साइक्लिक है। These pathway criss क्रॉस ईच अदर, जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक जंक्शंस होते हैं, ऐसे ये क्रिस क्रॉस भी करते हैं। बहुत अलग अलग साइकिल्स कहीं ना कहीं उनका लिंक होता है। द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैव अ डेफिनेट रेट, और ये जो मेटाबोलाइट्स का जो फ्लो होता है कि ये जैसे जैसे कन्वर्ट होते रहते हैं, उनका एक प्रॉपर रेट होता है और एक डायरेक्शन होती है। The metabolic flow is called as the dynamic state of body constituents। तो यही होती है डायनामिक स्टेट। एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहे हैं, मेटाबोलाइट्स बनते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, दूसरे फॉर्म हो रहे हैं। एक लिविंग स्टेट बनाए रखने में एक डायनामिक प्रोसेस, एक चलता रहता है प्रोसेस। डायनामिक मतलब कोई भी मोशन को जब हम कॉज के साथ पढ़ते हैं तो क्या कॉज है, वो किस वजह से हो रहा है, कोई एंजाइम है, कोई पीएच की रिक्वायरमेंट है, कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब चीजें। Another feature of these reaction is every chemical reaction is a catalyzed reaction। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट, ये वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देते हैं बिना खुद यूज हुए। उसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंसेस में भी केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होते हैं और उनको बोलते हैं एंजाइम्स। अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स इन द लिविंग सिस्टम। तो अब हमारे बहुत सारे कैटालिटिक रिएक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। हम पूरा हमारे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में हम कितने सारी चीजों में इस टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पूरी डाइजेशन प्रोसेस है, न्यूरल प्रोसेस है, कोई लोकोमोशन या मूवमेंट का प्रोसेस है, हर जगह अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग हार्मोन्स काम आते रहते हैं। नाउ मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अब मेटाबॉलिक बेसिस जो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना दे छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस से। जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, हमारी बॉडी में एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है, उसके बाद जिसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बन गया है, कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो गया है तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि ग्लूकोज बन जाता है लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल में। तो ये वाले जो पहले केसेस थे जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते थे, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक पाथवे। और जब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तुम्हारा एनाबॉलिक कैटाबॉलिक हो गया। एनाबॉलिक पाथवेज कंज्यूम करते हैं एनर्जी। हमेशा याद रखो जब भी बड़ी चीजें बनती है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। कंज्यूम करने का मतलब है कि वो यूज कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर एनर्जी इनपुट। सिंपल सा चीज इसमें बोल दिया कि यार मुझे अगर बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ के अगर प्रोटीन बनाना है, अमीनो एसिड एज इट इज तो पड़े थे, मुझे कुछ करना थोड़ी है, मैं तो उनको अलग से मुझे मेहनत करके फिर प्रोटीन बनाना है। तो वो जो एक्स्ट्रा मेहनत मैं कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी की उस इनपुट चाहिए बेसिकली, तो वो हमें एनाबॉलिक पाथवे में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवे में रिलीज होता है एनर्जी का। जब भी बड़े चीजों से छोटी छोटी चीजें मैं तोड़ रही हूँ तो डेफिनेटली बड़े मॉलिक्यूल में ये समझ लो लार्जर एनर्जी है, जब उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब ग्लूकोज डिग्रेड हो जाता है लैक्टिक एसिड में, हमको पता है पूरी हमारी अच्छी खासी साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लूकोज है 6 कार्बन, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट फिर फर्दर एनारोबिक पाथवे, एरोबिक पाथवे होते हैं जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये जो हमारे ग्लूकोज है, अब ये क्या है, ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है,
इस पाथवे में जब ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड बनता है तो कम से कम 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स लगते हैं। उस पूरे स्टेप्स को इकट्ठा ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब तो उसमें लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। याद है हमने 10th में पढ़ा था, एटीपी मिलता है, इस प्रोसेस से हमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे यही होता है, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज्ड होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड। तो जो भी एनर्जी लिबरेट होती है, अब उसको फालतू थोड़ी जाने देंगे। जो डिग्रेडेशन के वक्त, जो ब्रेकडाउन के वक्त जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको बाद में यूज कर सके। और वो केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, बायो एनर्जेटिक्स। ये क्या होती है कि जब हम लिविंग स्टेट में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से अनदर, तो उसको बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। ये पूरा एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे उन्होंने डिराइव करी है एनर्जी को, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे वो एनर्जी इवॉल्व हुई है, उनको स्टोर कैसे करना है, किस फॉर्म में स्टोर करना है, कैसे वो हेल्प करेंगे। यानी कि जिस एनर्जी को मैंने यूज कर लिया अब उसको मैं वर्क डन कैसे करूंगी, ये सारी चीजें किसमें आती है? बायो एनर्जेटिक्स में। अब हम पढ़ेंगे लिविंग स्टेट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या चीज है, हमारी जो लिविंग स्टेट होती है कैसे होती है, मतलब एक ऐसी स्टेट जो हमको लिविंग रखती है। तो जैसे हमको पता है हमारी पूरी बॉडी में न जाने कितने टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हर किसी को अब क्या बोल दिया? मेटाबोलाइट्स बोल दिया और बायोमोलिक्यूल्स। अभी तक हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि वो है तो मेटाबोलाइट्स ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन हर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लड की कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इतनी होनी चाहिए। डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा हुआ तो उस पर्सन में हाई ग्लूकोज लेवल है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, तो डायबिटिक हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो हाई बीपी होता है ना, प्रॉब्लमैटिक होता है। उसी तरीके से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब ग्लूकोज एक बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है। सिमिलरली हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स प्रोटीन्स ही तो है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में होंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, या अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम होता है तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो उसको लिविंग स्टेट में, एक अच्छी स्टेट में जिसमें बॉडी अच्छे से काम करे, एक अच्छी खासी उसको उस प्रॉपर कंसंट्रेशन में होना चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कंसंट्रेशन ऐसी नहीं है कि इतनी बना दिया वो फिक्स रहती है, वो एक स्टेडी स्टेट ऑफ में रहती है और वो स्टेडी नॉन इक्विलिब्रियम होती है। तो हर वक्त कोई ना कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर चाहिए किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, बी अगर चाहिए, सी अगर चाहिए, तो ए बी में बनता रहेगा, उसी टाइम ए कम हो जाएगा, सी ए में बनता रहेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि ये जो पाथवेज होते हैं इस तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं कि जो इसकी जो एप्ट अमाउंट है वो बॉडी में उतनी बनी रहे। वो प्रॉपर मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साइड से दूसरी जगह होते रह रहे हैं, प्रॉपर चेंज होता रहता है मेटाबॉलिज्म में। और उस मेटाबॉलिज्म में चेंज कैसे हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज होता है। लेकिन देखो, अगर सी बनना है बी को तो बी की कुछ अमाउंट होनी चाहिए, बी की अमाउंट उतनी ही रहेगी तो सी नहीं बनेगा, तो ए को उस अमाउंट में करेगा कि सी बनेगा। सिमिलरली बी नॉर्मल अमाउंट में आ जाएगा ताकि अब सी फर्दर नहीं बने। तो आप समझ रहे हो, एक कांस्टेंट अमाउंट में चेंज तो हो रहा है लेकिन वो एट द सेम टाइम एक स्टेडी स्टेट बनाने की कोशिश करती है। तो इन सबके कंसंट्रेशन में चेंज आएगा लेकिन अल्टीमेटली वो सब सेम बनाने की कोशिश करेगा, तो एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट बनाए रखना पड़ता है। और वो बायोमोलिक्यूल्स, ताकि एक पॉइंट से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रहे हैं वो। अब मान लो ए टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है बी में, तो ए तो कम हो जाएगा ना, तो ए को तो दोबारा उतने प्रॉपर उस फॉर्म में आना है। तो कैटाबॉलिज्म भी होती रहती है, एनाबॉलिज्म भी होती रहती है, तो मेटाबॉलिक चेंज आता रहता है। तो जो मैंने कहा था चेंज होता रहता है उस मेटाबॉलिज्म में बाय एनाबॉलिक एटाबॉलिक पाथवेज, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स।
और उस फ्लक्स को मेंटेन रखने का काम किसका है? डेफिनेटली एंजाइम्स का काम है। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होगा? एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर वर्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो ऐसा तो हो ही सकता है, लिविंग तो नॉन लिविंग, मतलब वो तो लिविंग स्टेट रह ही नहीं पाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी हर समय, जब हम सोते भी है तो हमारी बॉडी में कितनी सारी चीजें होती रहती हैं, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकती। तो बॉडी को एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए होती है। तो कोई भी, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस कॉन्स्टेंटली उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, लेकिन हमको एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करती है। इसलिए रिएक्शंस इस तरीके से होते रहते हैं ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ पाए, ताकि ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर पाए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। हेंस लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टेडी स्टेट है जो कि परफॉर्म कर पाएगी अपना काम। अब दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, और ये होगा कैसे? जब उसको कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी मिलती रहेगी ताकि वो फर्दर आगे उस प्रोसेस को काम दे सके। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म ही है वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Hence the living state and the metabolism are synonymous। तो ये एक जैसे ही हैं। मेटाबॉलिज्म एनर्जी बनाएगा और इस मेटाबॉलिज्म होता रहे, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। विदाउट मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली लिविंग स्टेट मेंटेन नहीं हो सकती। तो यही था। अब हम आगे पढ़ेंगे पूरे एंजाइम जो कि इन मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर काम करने देती है, जो इनकी जरूरत होती है, कितने कितने टाइप के एंजाइम्स हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंजाइम्स को काम करने के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, तो वो हम सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।